नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आने वाले वीक्स में मार्केट कैसे रह सकता है और जो नए स्टॉक आए हैं स्क्रीनर पे उनके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि वो हमारे पैरामीटर फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप लास्ट के 6 वीक्स देखोगे तो मार्केट इतना अच्छा नहीं रहा और स्टॉक ने बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करे, हमारे स्क्रीनर पे भी आए हैं। अगर बट उनका आप रिटर्न देखते हो तो लास्ट के मार्केट के सेंटीमेंट के ख़राब होने की वजह से उनके भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। बट गुड न्यूज़ ये है कि जो स्टॉक्स आए हैं अभी, जो नए 5-6 स्टॉक अभी लास्ट वीक्स में आए हैं, उनके बारे में अगर आप फंडामेंटली देखते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स उन्होंने डिक्लेयर किया है और मार्केट भी अभी एक ठीक लेवल पे है जिससे हम अपना कैपिटल एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले 6 वीक्स पहले से ही बोला था कि कैपिटल एक्सपोज़र को कम कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम के हाई के आसपास थे। बट अब जो है सिचुएशन थोड़ा-सा फ़ेवरेबल लग रहा है कि अगर आप ये अपना पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहते हो या फिर आप नए स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हो तो आप इस टाइम पे करा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहेगा और सेक्टर कैसे रहेंगे, सेक्टर का परफ़ॉर्मेंस कैसे रह सकता है आने वाले टाइम पे। उसके बाद फिर हम लोग जो है जो फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे उन स्टॉकों का जो नए ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे रह सकता है आने वाले टाइम पे। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप ये देखोगे लास्ट के 6 वीक से ये गिरता ही रहा, वीकली सारे कैंडल नेगेटिव हैं। बट अगर आप लास्ट वीक का कैंडल देखते हो तो वो ग्रीन कैंडल है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था सबको कि एक ग्रीन कैंडल वीकली बेसिस पे बनना चाहिए, वहाँ पे ही हम लोग थोड़ा-सा पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि स्टॉक्स जो हैं किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर आप सेंटिमेंट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से हल्का-सा पॉजिटिविटी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ बिल्कुल प्रीवियस हाई के चले जाएगा, बट हाँ, कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होने के बाद ये प्रीवियस हाई तक जा सकता है। जब भी अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब भी ओवरऑल मार्केट जो है प्रीवियस हाई के 6 टू 7% नीचे होता है ना, और अगर हम अपने स्टॉक अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जो होता है फेवरेबल पे होता है, फेवरेबल आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे हल्के-हल्के पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, जो स्टॉक आप लोगों को अच्छे लगते हैं, जो सारे पैरामीटर हमारे फुलफिल करते हैं। सो निफ्टी के इस वाले ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए अगर आप देखते हो एफआईआई का डेटा, ये मंथली हम लोग देख रहे हैं। अगर आप मंथली बेसिस पे देखते हो ना तो प्रीवियस वाले मंथ से जो प्रीवियस मंथ का अगर आप इस पे जाके देखते हैं तो प्रीवियस मंथ की एफआईआई की नेट सेलिंग जो थी 47,666 करोड़ के आसपास जो है नेट सेलिंग थी और डीआईआई की ऑब्वियसली बाइंग था। बट अगर लास्ट मंथ से आप इसको कंपेयर करते हो ना तो एफआईआई की जो सेलिंग का जो प्रेशर है थोड़ा-सा कम हुआ है। तो हिस्टोरिकली जब-जब भी ऐसा होता है ना कि प्रीवियस मंथ से एफआईआई की सेलिंग की जो प्रेशर है थोड़ा कम होने लगता है तो निफ्टी और ओवरऑल मार्केट को क्या होता है थोड़ा-सा पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। बट ऑल्दो कि 15 दिन अभी हुए हैं तो आने वाले 15 डेज़ में हो सकता है, बट जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं आएगा आने वाले टाइम पे। रीज़न एक ये भी है, अगर आप निफ्टी को निफ्टी का पी देखते हो तो अगर आप इसको 5 ईयर करके देखते हो तो जब-जब निफ्टी जो है ना, निफ्टी का पी अगर ये जो रेड वाली लाइन है ये निफ्टी का पी का लाइन है और ऊपर वाली ये जो लाइन है ये वाली जो है निफ्टी की है। तो अगर आप इस पे देखते हो तो निफ्टी जब-जब 21 और 20-21 के आसपास होता है ना तो वहाँ से थोड़ा-सा ओवरऑल मार्केट क्या करता है बाउंस करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो 21.56 है, तो हिस्टोरिकली भी ऐसे ही रहा है कि जब-जब ये नीचे आता है ना 21 के आसपास, तो मार्केट थोड़ा-सा जो है ना परफ़ॉर्म करने लगते हैं क्योंकि अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो इस केस की वजह से यहाँ पे अभी 21.68 है और थोड़ा-सा एफआईआई, डीआई का सेलिंग प्रेशर भी कम लग रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम पे बढ़ जाए, बट एक्सपेक्टेशन ये कि कम रहेगा। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप कंबाइन करते हो, पी को एट 21.68 और एफआईआई और उनकी जो एफआईआई की जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होना और निफ्टी का जो है क्या होना, एक वीकली पे ग्रीन कैंडल बनाना। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है कि यहाँ से जो है मार्केट थोड़ा-सा परफ़ॉर्म कर सकता है और इस टाइम पे जो है पोज़ीशन बनाना
सबके लिए ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अब से पॉजिटिव साइड पे रहूँगा, बट हाँ, एक साथ हम लोग पोजीशंस नहीं बनाएंगे कि एक साथ ही फुल्ली जो है इन्वेस्टेड हो जाओ, बट हाँ, धीरे धीरे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टार्ट, है ना। तो मार्केट के सेंटिमेंट हिसाब से अभी ठीक लग रहा है ओवरऑल मार्केट। दो और सेक्टर जो है जिस पे हमारा फोकस रहना चाहिए, एक तो है ऑटो सेक्टर। अगर आप देखोगे कई सारे वीक्स है ना, तो एक रेंज पे जो है ऑटो इंडेक्स जो है ट्रेड कर रहा है, बट ऑल्दो जितने सारे ऑटो स्टॉक्स हैं ना, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, अदर सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं। तो लास्ट वीक में भी देखोगे ना, तो ये एक अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल है, और ये रेंज अगर ये एक बार ब्रेक करता है तो जो चांसेस हैं प्रीवियस हाई जाने का ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर कोई स्टॉक आपके स्क्रीनर पे आता है और वॉच लिस्ट में है और वो ऑटो से रिलेटेड है, तो उस पर खास नज़र बना के रखना है। तो ऑटो को लेके मैं अभी भी नेक्स्ट आने वाले 4-5 वीक्स मान लो, या नेक्स्ट रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले जो है मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पे रहेगा। और दूसरा जो मैं पॉजिटिव साइड पे रहूँगा सेक्टर, वो है कैपिटल गुड्स का इंडेक्स। अगर कैपिटल गुड्स में देखोगे ना, तो ये गिरता ही जा रहा है, मतलब 5 वीक से तो गिर रहा है, बट अभी प्रीवियस हाई से अभी काफ़ी नीचे है, और यहाँ पे ना एक वीकली बेसिस पे पिन बार बन रहा है। और एक चीज़ और भी है इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो जितने भी सारे स्टॉक आए हैं अभी तक स्क्रीनर पे, 25-26 स्टॉक जो आए हैं, उनमें से कैपिटल गुड्स के ना 7 से 8 स्टॉक हैं। जिसका मतलब ये है कि जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसलिए इनके आउट परफॉर्म करने के चांसेस जो हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दो सेक्टर पे फोकस करना है, एक तो ऑटो से रिलेटेड स्टॉक्स, और दूसरा क्या है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक। तो ये दोनों सेक्टर पे करना है। और मैं एक सेक्टर पहले बोलता आ रहा था मेटल सेक्टर के बारे में, बट हाँ, मेटल सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहेंगे अभी, क्योंकि वो ना सेक्टरल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा ना ही कोई इस मेटल से रिलेटेड स्टॉक जो है हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं, ना ही कोई हमारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो यही रीज़न की वजह से मैं मेटल सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूँगा। मेरा जो ओवरऑल फोकस रहेगा वो ऑटो से रिलेटेड स्टॉक्स पे रहेगा और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड रहेगा। अब आते हैं स्क्रीनर पे। जो हमारे स्क्रीनर वाले स्टॉक हैं, मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, सिर्फ खाली इसको एक एक्सेल शीट पे जो है जितने सारे स्टॉक अभी तक आ रखे हैं उनके बारे में ही डिटेल है, बीएसई कोड, उनका एनएसई कोड, और कंपनी नेम, और कौन से सेक्टर को वो बिलोंग करते हैं। ये जो येलो हाईलाइटेड स्टॉक हैं, सिल्चर टेक, सिक्का, एचबीएल, बैंको, फेम एंड जीना सिको लाइफ केयर, ये 6 के 6 स्टॉक जो हैं लास्ट वीक में आए हैं। जो हमने पिछली बार वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके बाद ये स्टॉक्स जो हैं इसमें आए हैं। तो हम इनको देखते हैं कि इनका जो फंडामेंटल है वो किस तरीके से हमारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे मोटा मोटा जितना याद है, जो पुराने सारे स्टॉक का हमने एनालिसिस किया, तो उनमें से 2-3 स्टॉक जो हैं वो उनका मतलब 90-95% हमारे जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे। वो एक तो थायरोकेयर था, और अगर आप देखोगे तो डोम्स इंडस्ट्रीज़ भी था, और एक कोई स्टॉक था जो आउट परफॉर्म कर रहा था शायद, यही दोनों स्टॉक हैं। अब जो नए स्टॉक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं फंडामेंटल उनका कैसा रहा। सबसे पहले ये जो येलो हाईलाइटेड स्टॉक्स में से हैं, सबसे पहला स्टॉक है सिल्चर टेक। तो अगर स्क्रीनर पे जाके हम लोग इसके फंडामेंटल चेक करते हैं, तो अगर सिल्चर टेक का फंडामेंटल आप देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप फेस ऑफ इट देखो, तो क्वार्टरली प्रॉफिट और सेल्स जो हैं वो डाउन ट्रेंड में। जब भी इस तरीके से आपको दिखता है ना, किसी का क्वार्टरली प्रॉफिट और क्वार्टरली सेल्स डाउन है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उसको में ये देखना चाहिए कि इसमें सीजनैलिटी है या नहीं है। तो एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट है, हम टेक्निकली देखते हैं इसको मैक्स करके कि ट्रेंडिंग है कि नहीं। कि अगर आप ये देखते हो ना, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग रहा है, और ट्रेंडिंग स्टॉक है। किसी एक क्वार्टर में शायद रिजल्ट ख़राब आए होंगे, एनुअल रिजल्ट ख़राब आएगा, जिसकी वजह से काफ़ी नीचे गया था। उसके बाद से ही ये ट्रेंडिंग है, और ऑल टाइम हाई को भी इसने ब्रेक करा, उसके बाद फिर नीचे है। तो टेक्निकली अगर ये देखो तो ठीक लग रहा है, और 50 ये में जो है या डीएमए है वो 20 डीएमए से ज़्यादा है, तो टेक्निकली ये ठीक लग रहा है। बाकी हम लोग देख लेते हैं इसमें सीजनैलिटी है या नहीं है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। तो अगर आप ये देखते हो, ये जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है, जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो मार्च के क्वार्टर से हमेशा क्या होता है, कम होता है ना, पुराना देखोगे। बट हाँ, इस क्वार्टर में ज़्यादा था, तो ये देखना पड़ेगा डिटेल में। बट मुझे जितना याद है, सिल्चर टेक में सीजनैलिटी है। सीजनैलिटी को चेक कैसे करते हैं कि जिस क्वार्टर का आप देख रहे हो, जैसे मान लो अभी जून क्वार्टर का देख रहे हो, और आपको प्रीवियस क्वार्टर से अगर आपका कम लग रहा है इसका सेल्स,
तो पुराने 2-3 क्वार्टर में हमें देखना पड़ता है कि क्या जून का क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा मार्च के क्वार्टर से रिजल्ट से कम आता है। अगर कम आता है तो वो सीजनली इम्पैक्टेड कंपनी होता है। तो मुझे जितना याद है सीजनली इम्पैक्टेड कंपनी है ये, और जिसकी वजह से जो है आप हाईएस्ट वाला जो है पैरामीटर को आप इसमें चेक नहीं करोगे, तो ये हाईएस्ट तो नहीं होगा। बट हाँ, YoY ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। मार्जिन जो है 33% है, जो कि प्रीवियस क्वार्टरों से ज़्यादा है, और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि इसमें सीजनैलिटी है। और अगर एनुअल पे आते हो तो एनुअल पे सेल्स हाईएस्ट है, मार्जिन भी 30% है, और अगर आप प्रॉफिट पे आते हो तो हाईएस्ट है। तो एनुअल जो है वो हमारे सारे क्राइटेरिया को जो है फुलफिल कर रहा है। और अगर बैलेंस शीट पे आते हो तो बोरोइंग्स 0 है, तो कोई ऐसा कंसर्न पॉइंट है नहीं इसमें, और कैश फ्लोज पॉजिटिव है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हो तो इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो। तो मोटा मोटा अगर हम इसमें देखेंगे सीजनैलिटी को छोड़ के हमारे सारे पैरामीटर ये फुलफिल कर रहा है। अब सेकंड स्टॉक पे आते हैं। सेकंड स्टॉक है सिक्का इंटरप्लांट। अगर आप इसके फंडामेंटल देखते हो तो यहाँ पे अगर फेस ऑफ इट देखते हो तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है इसमें। क्वार्टरली भी ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, और YoY भी सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है ना। और अब सबसे पहले मैक्स करके देखो कि टेक्निकली अभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है ये, तो टेक्निकली पैरामीटर फुलफिल कर रहा है ये। और अगर हम इस पे आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो सेल्स हाईएस्ट है, मार्जिन स्टेबल है जबकि 1% बढ़ा है लास्ट वाले क्वार्टर से, और अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। एनुअल बेसिस पे देखोगे तो भी तीनों पैरामीटर फुलफिल कर रहा है। सेल्स भी हाईएस्ट है, OPM 20% है, और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो हाईएस्ट है। और बोरोइंग्स देखते हो तो 0 है इसके अंदर, और अगर आप कैश फ्लो भी देखते हो तो पॉजिटिव है लास्ट के 2 क्वार्टर से। और उसके बाद अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखते हो तो इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें, तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है 71% है। जिस वाले कंपनीज में 70% से भी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होता है तो उनको अच्छा स्टॉक माना जाता है, क्योंकि प्रोमोटर का बड़ा फेथ है उसमें। तो अगर मैं इसको पूरा देखूं ऊपर से नीचे तो सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो इसको आप इसको ट्रैक कर सकते हो, और जो टेक्निकली पैरामीटर हमने बता रखा है तो उसके हिसाब से इस पर ट्रेड लिया जा सकता है। थर्ड स्टॉक पे अगर आते हैं HBL इंजीनियरिंग, ये नया स्टॉक है, लास्ट वीक में आया है ये। इसमें भी सेम अगर आप देखते हो तो सारे जो क्राइटेरिया है हमारे वो सारे फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखते हो तो उसमें प्रॉफिट और सेल्स में दोनों में ग्रोथ है, और अगर एनुअल देखते हो इन दोनों में ग्रोथ है। और सबसे पहले इसको मैक्स करके देखो, टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली अच्छा स्टॉक माना जाएगा ये। और अगर आप सेल्स देखते हो तो 602 है, जो कि अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर लास्ट वाले क्वार्टर में देखते हो तो ये कम था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक क्वार्टर में क्या हो रहा है, जून का क्वार्टर अच्छा आता है, एक क्वार्टर में खराब था, तो ये सीजनैलिटी तो नहीं है, ये सीजनैलिटी नहीं माना जाएगा। इस क्वार्टर में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हो तो ठीक है सेल्स इसका। और मार्जिन 32% है। इस तरह का ड्रास्टिक चेंज सही नहीं माना जाता क्योंकि 2-3% का मार्जिन ग्रोथ ठीक है, बट अगर कोई चीज़ 17 से 32 हो जाए तो ये एक रेड फ्लैग टाइप का है। इसको डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मार्जिन जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है। बट अगर आप इस पे देखते हो प्रॉफिट तो हाईएस्ट है, नेट प्रॉफिट 143। और अगर आप एनुअल सेल्स देखते हो तो एनुअल में भी इश्यूज़ हैं इसमें कि प्रीवियस ईयर से ये सेल्स कम है, मार्जिन के फ्रंट पे ठीक है, और नेट प्रॉफिट सेल्स जब ऊपर कम है एनुअल बेसिस पे तो ये भी कम है। तो बट इसमें एनुअल रिजल्ट्स जो हैं अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारे पैरामीटर फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बट ये हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नहीं है, हो सकता है कुछ किसी रीज़न की वजह से हो, बट एनुअल पैरामीटर्स हमारे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। क्वार्टरली भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। रीज़न ये है कि पहले भी ना 610 करोड़ का हुआ करता था कभी मार्च 2024 में, और उससे कम है। और जबकि इस स्टॉक में मुझे इस क्वार्टरली रिजल्ट को देख के ये नहीं लग रहा कि इसमें सीजनैलिटी है। और फिर अगर आप इस पे नीचे जाके देखते हैं बोरोइंग्स, तो कंपेयर टू सेल्स बहुत कम है, बोरोइंग्स में कोई इशू नहीं है, इसमें कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं।
और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हो तो भी वो स्टेबल है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। तो प्रॉब्लम इसमें दो चीज़ें दिख रही है मुझे जो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे। एक तो ये एनुअल रिजल्ट्स इसके ठीक नहीं हैं जो हमारे पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहे, और अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हो तो इसमें भी थोड़ा इशू लग रहा है मुझे, इंटरप्रेट करना मुश्किल है कि हाईएस्ट है कि नहीं है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा डीप डाइव ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक पे जो स्क्रीनर पे ऐड हुआ है, बैंको प्रोडक्ट पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक चीज़ रेड फ्लैग दिख रहा है मुझे कि क्वार्टरली प्रॉफिट जो है डाउन है, बट हाँ सीजनलिटी भी हो सकता है, तो इसलिए जाके डीप डाइव करना पड़ेगा। अगर आप इसको मैक्स करके देखते हो तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, लास्ट क्वार्टर का बड़ा अच्छा स्टॉक था ये, रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा भागा था। और इस पे अगर आप नीचे आके देखते हैं तो इसमें सीजनैलिटी तो है नहीं, क्योंकि मार्च से ज़्यादा हमेशा जून के नंबर्स आते हैं, तो ये सीजनैलिटी इम्पैक्टेड कंपनी नहीं है। हाँ सेल्स हाईएस्ट है इसमें, मार्जिन में 5% का डिक्रीज बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, बट अगर आप हिस्टोरिकली देखते हो, इनके पुराने कुछ देखते हो तो 16-17% का मार्जिन रहता है, बट वो 19% अगर उससे कंपेयर करोगे ठीक है, बट अगर लास्ट के 2 क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो ये ठीक नहीं है। टू मतलब इसको इस क्वार्टर में कुछ एनोमली हो सकती है, पर 23-24% का जब मार्जिन हुआ करता तो 4-5% क्यों कर गया, तो ये भी एक थोड़ा रेड फ्लैग है इसमें, ये ध्यान रखना है। दूसरा, नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली हाईएस्ट नहीं होगा, मार्जिन का इशू है। और अगर आप ये देखोगे तो इफेक्टिव टैक्स रेट भी प्रीवियस 2 क्वार्टर से जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं दिख रहा। तो ये कंफ्यूजिंग रिजल्ट है, तो इस तरह के स्टॉक को मैं तो अवॉइड करूंगा, आप देख लेना किस तरीके से इसको ट्रेड करना है नहीं करना। नेट प्रॉफिट एनुअल लेवल पे हाईएस्ट है, सेल्स भी हाईएस्ट है, एनुअल तो अच्छा रिजल्ट लग रहा है, बट क्वार्टरली रिजल्ट जो है इसके कंफ्यूजिंग है। और जो बोरोइंग्स है 573 करोड़ से है, और अगर आप सेल्स देखोगे 321, तो 10% से ज़्यादा है, जिस तरह की कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जिसके बोरोइंग्स 10% से ज़्यादा हो ऑफ देयर एनुअल सेल्स। 164 का कैश फ्लो पॉजिटिव, और अगर आप इस पे होल्डिंग पे देखते हो इसमें कुछ चेंज नहीं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ठीक है ये ना, इसके मुझे क्या कहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट ठीक लग रहे हैं, और ना ही जो इनके मार्जिन में जो क्वार्टरली वाले में जो हुआ है वो थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है कि 4-5% क्यों गिर गया मार्जिन, वो देखना पड़ेगा, प्रॉफिट भी हाईएस्ट नहीं है। तो इस तरह की कंपनी मैं अवॉइड करूंगा, अगर हम इसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे तो इसको वॉच लिस्ट में रखने का मतलब नहीं बनता, तो मैं तो अवॉइड करूंगा, बट आप लोग देख लेना किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। फेम इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। ये क्वार्टरली में बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ है नहीं, और देखना पड़ेगा सीजनैलिटी है या नहीं है। और अगर आप इसको मैक्स करके देखेंगे तो टेक्निकली अच्छा स्टॉक है, अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है, और 50-200 से ज़्यादा है, तो टेक्निकली तो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये। और अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे देखते हो तो ये हाईएस्ट है पुराने से सबसे, और अगर आप मार्जिन्स देखते हो तो 14% है। ऊपर ये दिखा रहा था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स सेल्स जो है वो कम है, या तो स्टैंड अलोन में होगा या कुछ होगा, वो चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो सेल्स हाईएस्ट दिख रहा है ये। और अगर आप प्रॉफिट को भी देखते हो तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो ये इस तरह की कंपनी भी ना थोड़ा सा स्लो क्या करते हैं, स्लो मूव करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको। और अगर आप सेल्स देखते हो एनुअल हाईएस्ट है, और अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो हाईएस्ट है, मार्जिन स्टेबल है। सिर्फ मुझे एक ही लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट ग्रोथ क्यों नहीं हुआ अच्छा ना, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि इफेक्टिव टैक्स रेट 26% है, ऑल्दो मार्जिन बढ़ा है 1%, तो उस 2% की वजह से नेट प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं है इसमें। अदरवाइज नंबर्स ठीक हैं इसके, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे इतना अच्छा नहीं माना जाएगा ये, है ना। और अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह देखते हो, ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छा बढ़ा है इसमें, और डीआई भी बढ़ा रहे हैं होल्डिंग, और पब्लिक से कम हुआ है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ठीक है। एनुअल रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, सारे पैरामीटर फुलफिल कर रहे हैं, बोरोइंग्स ठीक है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, बट सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ना चाहिए था अगर सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, बट वाई तो ठीक है,
बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो इतना अच्छा नहीं माना जा रहा है माना जाएगा ये दोनों चीज़ें हो गई फेम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और एक बचता है जीना सीखो करके। अगर जीना सीखो लाइफ केयर को देखते हो, ये फेस ऑफ इट सारे पैरामीटर ठीक दिख रहे हैं इसमें। अगर हम नीचे आते हैं मैक्स करके टेक्निकली देखते हैं तो टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। और अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हो, सिर्फ 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट है इसमें, बट जितना भी अवेलेबल है सारे नंबर्स हमारे पैरामीटर को फुलफिल कर रहे हैं। हाईएस्ट है, मार्जिन्स काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और अगर आप इस पे एनुअल पे भी देखते हो तो हाईएस्ट है सेल्स, मार्जिन 30% पे स्टेबल है, 29 to 30 बढ़ता ही जा रहा है हर साल, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। तो एनुअल और क्वार्टरली दोनों रिजल्ट फुलफिल कर रहे हैं, दोनों हमारे पैरामीटर को फुलफिल कर रहे हैं। कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं। और अगर आप इस पे आते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है नहीं, लास्ट के 3 क्वार्टर से स्टेबल है। इसमें सारे पैरामीटर फुलफिल कर रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं क्वार्टरली। बस एक ही चीज़ का कंसर्न है, इस पे हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट बहुत सारे नहीं हैं, ताकि हम ना ट्रेंड का पता कर पाएँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं पता चलेगा 2-3 क्वार्टर को देखते। अगर इस पे इस तरह के स्टॉक पे कोई रिस्क लेता है तो ये ध्यान रखना कि जब रिजल्ट आएगा ना उससे पहले निकलना है, क्योंकि इनका पता नहीं कि रिजल्ट कैसा आएगा। मेरा सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का कंसर्न है कि इसका बहुत सारे क्वार्टरों का, ये कम से कम एटलीस्ट 7-8 क्वार्टर्स का जो है रिजल्ट्स नहीं है इसमें, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक कंसर्न वाला पॉइंट है। अदरवाइज जो है सारे पैरामीटर ये फुलफिल कर रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक हैं। अगर आप मोटा मोटा ये देखते हो, जितने भी स्टॉक आए हैं, 3 ये हो गए, और मतलब 6 स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया आज। और पहले जो हमने डिस्कस किया है उसमें अगर आप देखो तो थोड़ा सा थायरोकेयर का रिजल्ट ठीक था, कैप्लिन पॉइंट का भी रिजल्ट ठीक ठाक था, और एक डोम्स इंडस्ट्रीज़ का भी ठीक ठाक था। तो आप इन सबको ना एक बार और अच्छे से देख के, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसको पैरामीटर्स को, उस तरीके से आप देख के ना तो आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। और जो टेक्निकली जिस तरीके से हम 2 चीज़ें फॉलो करते हैं, एक 20 और 100 EMA वाला स्ट्रैटेजी, और जो 10 EMA वाले स्ट्रैटेजी हैं, इन दोनों में से जिस पे भी वो टेक्निकली फिट बैठता है आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। तो अगर 25-26 स्टॉक में से अगर आप मुझे पूछो तो 4 या 5 स्टॉक जो हैं हमारे सारे क्राइटेरिया, मतलब जो मेरे हिसाब से मैंने डीप डाइव करने के बाद जो मैंने देखा, तो 5-6 तो मेरे को कर रहे हैं। और अगर पैरामीटर के हिसाब से देखते हो तो 7-8 स्टॉक फुलफिल कर रहे हैं हमारे सारे पैरामीटर। तो अगर आपको ट्रेड लेना है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी ना सेंटीमेंट कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो गया है, या मार्केट में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो गया है। सिर्फ एक एंटिसिपेशन लगाया जा सकता है कि FII की होल्डिंग FII की सेलिंग थोड़ी कम हो रही है, और जब जो कि प्रॉपर अभी पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि 15 डेज अभी भी इस मंथ के बचे हुए हैं। और अगर पी देखोगे एक डिसेंट लेवल पे है, जिसको पूरा अंडर वैल्यूड लेवल तो नहीं कहा जा सकता, बट एक ठीक लेवल है जहां से प्रीवियसली हमेशा बाउंस मारता है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे आने वाले टाइम पे, आने वाले 2-3 वीक्स में मार्केट्स थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रहेगा। तो इसीलिए आप पॉजिटिव बायस बना के रखो। और जो स्टॉक सारे आए हैं, और जो आप इसमें से सिलेक्ट करते हो अपने वॉच लिस्ट स्टॉक के हिसाब से, आप उसमें एक बार में एंट्री नहीं करना है, आपको धीरे धीरे एंट्री करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी पे एंट्री लेना है तो सबसे पहले 50% ऑफ कैपिटल से या 25% ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करो। ये नहीं कि एक साथ ही 100% कैपिटल लगा दो, तो इतना भी अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के पोजीशन बिल्ट नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करो कि सबसे पहले 25% स्टेक लेंगे, 25% कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद 50%, फिर अगर सब कुछ ठीक लगा नेक्स्ट वीक में तो हम और उसमें इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन। एक साथ नहीं लगाना है, और थोड़ा सा चूजी होके थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कभी भी कुछ भी न्यूज आ जाता है तो मार्केट गिरने लग जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई स्टॉक अगर स्क्रीनर पे आ गया तो अचानक उसको जाके आज ही कल ही जाके बाय करने लग जाओ, वो नहीं करना है। केयरफुली करना है, स्टॉप लॉस फॉलो करना है, और अच्छे से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और
जो रिजल्ट्स आने वाले होंगे उनको भी ट्रैक करना है, जो नए रिजल्ट्स और आएंगे उनको भी देखना है कि हो सकता है उनमें भी कोई अच्छे अच्छे स्टॉक आ जाएं जो पूरे क्वार्टर के लिए अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और हम जो नए स्टॉक आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।